आम आदमी कौन है? आम आदमी कैसा दिखता है? आम आदमी कैसे रहता है? आम आदमी क्या खाता है? आम आदमी क्या पीता है? जवाब है, आम आदमी वो है जो जिंदगी का बोझ उठाते उठाते बेनूर हो जाता है। आम आदमी वो भी है जो आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जनता दरबार में गया और खाली हाथ लौटा। आम आदमी वो भी है जो अपनी तकलीफों का अंबार लेकर जब केजरीवाल और उनके मंत्रियों के जनता दरबार में पहुंचा तो इतनी अफरा तफरी हो गई कि सीएम साहब को लाउड स्पीकर लेकर छत पर चढ़ना पड़ा। आम आदमी को खास होने में शायद पीढ़ियां बीत जाती है, लेकिन वक्त का चक्र ऐसा घुमा कि एक टोपी ने आम आदमी की पहचान बदल दी। इस टोपी का कमाल देखिए, पहले आम आदमी खास होने के लिए तड़पता था, अब खास आदमी आम आदमी के साथ खड़ा होने के लिए मचल रहा है। इस टोपी को पहनते ही खास आदमी को आम आदमी होने का सर्टिफिकेट मिलने लगा है। आज एक और खास आदमी के सिर पर आम आदमी की टोपी सज गई। टेलीविजन के जाने माने पत्रकार आशुतोष ने आम आदमी की टोपी पहन ली। आशुतोष तो चलिए समाजवादी रहन सहन वाले पत्रकार हैं, लेकिन इनसे पहले कई करोड़पति चेहरे आम आदमी की नुमाइंदगी की शपथ ले चुके हैं, जो महंगी गाड़ियों से चलते हैं, आलीशान कोठियों में रहते हैं, रेड कारपेट पर पांव रखते हैं, जिंदगी के पथरीले रास्तों से दूर दूर तक जिनका कोई वास्ता नहीं था। लेकिन नई सियासी संस्कृति के उभरते नायकों से आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ टोपी पहनने से ही बन जाते हैं आम आदमी? बड़े बड़े लोग कैसे बन गए आम आदमी? और आम आदमी के मुख्यमंत्री को आज आम आदमी की भीड़ से ही घबराकर छत पर क्यों जाना पड़ा? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ आज केजरीवाल की पार्टी ज्वाइन करने वाले पत्रकार आशुतोष भी होंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए एक टोपी ने कैसे बदल दी आम आदमी की परिभाषा। इस महान मुल्क की मिट्टी ने टोपी की ऐसी महिमा कभी नहीं देखी। एक टोपी ने क्या क्या कर दिया। टोपी से नई सियासत का शंखनाद हो गया। टोपी पहनकर आम आदमी सत्ता पर विराजमान हो गया। टोपी ने बड़े बड़े सत्ताधीशों का कॉन्फिडेंस हिला दिया। टोपी ने संघर्ष की गाथा लिख दी। टोपी प्रतीक बन गई। अमीर के सिर सजी तो नजीर बन गई। फकीर ने पहनी तो इतिहास की लकीर बन गई। सियासत में कभी टोपी पहनाने की होड़ थी, अब टोपी पहनने की दौड़ है। बड़े बड़ों ने टोपी पहनी, खास लोगों ने टोपी पहनी, सिर्फ आम आदमी बनने के लिए, सिर्फ आम आदमी कहलाने के लिए। टेलीविजन के नामचीन पत्रकार आशुतोष के सिर पर भी ये टोपी सज गई। केजरीवाल ने खुद अपने हाथों से पहनाई और आशुतोष भी हो गए आम आदमी। कल तक नेताओं से सवाल पूछते थे, आज उनसे सवाल हुए, जवाब दिया। सुविधा भोगी मानसिकता लेकर सियासत में नहीं आए हैं, सत्ता लक्ष्य नहीं है, सिस्टम के खिलाफ संघर्ष करेंगे। आम आदमी के मुखिया ने भी स्वागत में दिल के दरवाजे खोल दिए। आशुतोष जी जो इस देश की बहुत बड़े पत्रकार हैं और पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा नाम है, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम पार्टी में उनका स्वागत करते हैं। चुनाव लड़ना पहली प्रायोरिटी नहीं होगी, क्योंकि चुनाव लड़ना ही राजनीति नहीं। से तमाम गली मोहल्ले कूचे शहर जहां भी जाएंगे जाऊंगा, मोबिलाइज करूंगा। टोपी पहनी तो कस्में खाई कि टोपी की रस्मों को बड़ी शिद्दत से निभाएंगे। वैसे ये भी सच है कि इस टोपी ने आम आदमी की परिभाषा ही बदल दी। मुश्किल हो गया आम और खास आदमी का फर्क। कल तक मजबूरी का नाम था आम आदमी, लाचारी की पहचान था आम आदमी, सियासत का मोहरा था आम आदमी। आम आदमी वो था जो 2 जून की रोटी के जुगाड़ में मुश्किलों के झंझावात का मुकाबला करते करते बेनूर हो जाता, लेकिन अब आम आदमी को ही नूर है। ये टोपी की महिमा है कि BMW और ऑडी से चलने वाला भी आम आदमी हो गया। लाखों रुपए की सैलरी पर काम कर चुके सूट बूट वालों ने टोपी के आकर्षण में आम आदमी की नई परिभाषा कर डाली। जरा देखिए आज कौन कौन हो गया केजरीवाल की पार्टी का आम आदमी। डेक्कन एयरलाइंस के फाउंडर कैप्टन गोपीनाथ आम आदमी के कॉकपिट में बैठ गए। इंफोसिस के बोर्ड में रह चुके बालाकृष्णन ने आम आदमी की कंपनी ज्वाइन कर ली। एप्पल की हाई फाई नौकरी छोड़कर लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री मैंगो मैन बन गए। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की CEO रह चुकी मीरा सान्याल भी आम आदमी बन गई। विश्वविख्यात नृत्यांगना मल्लिका साराभाई भी आम आदमी के मंच पर खड़ी हो गयी। स्टार टीवी और NDTV के पूर्व CEO समीर नायर भी आम आदमी की पहचान बन गए। और अब टीवी पत्रकारिता के जाने माने चेहरे आशुतोष ने भी आम आदमी की टोपी पहनी। धन्य है आम आदमी, धन्य है आम आदमी की टोपी और धन्य है इस टोपी के आविष्कारक केजरीवाल साहब, जो झाड़ू और टोपी के जनक से सत्ता के नायक हो गए। अब हवा का रुख भांप कर सफेद टोपी पहनने के लिए देश भर से उमड़ती खासो आम की भीड़ ने कांग्रेस को तो परेशान कर ही दिया है, बीजेपी के चेहरे को भी बेनूर कर दिया है।
ये हवा आंधी बनकर कहीं सत्ता का सपना न उड़ा ले जाए, इसलिए बीजेपी ने भी मोदी की टोपी पहनी। आप माने या न माने, ये राजनीति का टोपी युग है। अब खास आदमी को आम आदमी बनाने वाली टोपी की तारीफ करें या इसे केजरीवाल का कमाल कहें या चढ़ते सूरज को सलाम कर सत्ता की लाल कालीन पर पांव रखने की चाहत कहें, आप खुद तय कीजिए। लेकिन ये सवाल तो बनता ही है कि क्या सिर्फ टोपी पहनने से ही बड़े बड़े लोग बन जाते हैं आम आदमी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ये थी तस्वीरें जनता दरबार की। सवाल यही कि बड़े बड़े लोग क्यों बन रहे हैं आम आदमी। टोपी पहनकर क्या कोई भी बन सकता है आम आदमी? और आम आदमियों की भीड़ से बचकर, भीड़ देखकर क्यों केजरीवाल चढ़ गए सचिवालय की छत पर? क्यों इतनी भीड़ जुट गई? केजरीवाल भीड़ का सामना नहीं कर पाए या भीड़ बेकाबू हो गई क्योंकि पहले से उसके इंतजाम नहीं थे? इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ है स्टूडियो में नए आम आदमी पार्टी नेता बने आशुतोष, टीवी पत्रकार सुधांशु मित्तल, बीजेपी नेता अखिलेश प्रताप मुस्कुरा रहे लखनऊ से। आशुतोष जी आज पहली बार टीवी स्टूडियो में आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर आए हैं। आज ही इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। अब तक आप लोग इनको देखते रहे होंगे, दर्शक कई सालों से नेताओं की खिंचाई करते हुए, नेताओं से सवाल पूछते हुए, नेताओं को किसी मुद्दे पर घेराबंदी करते हुए। आज आशुतोष बतौर आम आदमी पार्टी नेता हमारे साथ हैं। हम चाहेंगे जो हमारे साथ नेता हैं वो भी जरूरत हो तो आज सवाल पूछ सकते हैं आशुतोष से, क्योंकि आशुतोष ने इन नेताओं से कई साल तक सवाल पूछे। लेकिन शुरुआत मैं करता हूं आशुतोष, हमें लगा कि आप टोपी पहनकर आएंगे, क्योंकि आप दोपहर में 3 बजे हमने टोपी के साथ तस्वीर देखी। आपने लगता है टोपी कुछ सेकंड के लिए पहनी, कुछ सेकंड में उतार दी। आमतौर पर आम आदमी के जितने भी लोग आ रहे हैं टोपी पहनकर आ रहे हैं। देखिए, टोपी क्या है? टोपी एक बहुत बड़े नैतिक बल का प्रतीक है। वो कोई मामूली टोपी नहीं है। उस टोपी को पहनने के बाद जो जिम्मेदारी है, जो नैतिक बल, जो आभा चाहिए, उसका वहन करने के लिए बहुत बड़ा बूता भी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी मैं शायद उसके लिए उतनी पूरी तरीके से तैयार नहीं हूं, इसलिए अभी मैं बहुत झिझक रहा हूं उसको करने, क्योंकि वो जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है नेता की तरह आप में मोडेस्टी आ गई है। आप तो काफी एग्रेसिव जर्नलिस्ट थे 4 दिन पहले तक, बहुत मोडेस्ट हो गए। 4 दिन में लगता है राजनीति सीख गए। टोपी की महिमा है। नहीं, मैं तो राजनीति में, देखिए, जो आपके तमाम दूसरे मेहमान लोग हैं, ये सब राजनीति के बड़े बड़े मठाधीश लोग हैं। बेचैन हो रहे सुधांशु जी आपसे सवाल पूछने के लिए जवाब देने की बजाय, लेकिन चलिए पहले बड़े बड़े मठाधीश लोग हैं, बड़े बड़े ट्रेनर हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वाइस चांसलर हैं। सुधांशु जी आ रहा हूं, मेरे मन का गुबार निकलने दीजिए, आपके पास आऊंगा। लेकिन मैं अपने आप को राजनीति का ट्रेनी समझता हूं, बल्कि इंटर्न मानता हूं अपने आप को। और यही बात मैंने आम आदमी पार्टी में, मैंने अरविंद से भी कहा कि आप कृपया मुझे इंटर्न समझिए। हो सकता है पत्रकारिता में मैंने अच्छा काम किया हो, मेहनत किया हो, अनुभव रहा हो, लेकिन राजनीति में आज मेरा पहला दिन है। मैं अपने आप को इंटर्न मानता हूं, लेकिन इंटर्न के अलावा कुछ नहीं। आशुतोष, चूंकि आप भी टेलीविजन डिबेट में लोगों को कम बोलने देते हैं, खुद ज्यादा बोलते हैं। आज दूसरी तरफ आप हैं, मैं दूसरी तरफ है। मैं बहुत रोकूंगा, आप रिएक्ट करने का आपको हक है और मेरी आदत भी है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि आप इंटर्न कर रहे हैं, 4 महीने बाद चुनाव है, हो सकता है लोकसभा चुनाव लड़ें, और उसके बाद इंटर्न से लोकसभा चुनाव लड़कर अगर सांसद बन गए तो ये सफर इस देश में 63 साल के इतिहास में कितने लोगों को ये किस्मत हासिल हुई है? 1 साल के अंदर अगर अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और देश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर अगर वो प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं, तो एक इंटर्न 4 महीने के अंदर क्या कुछ नहीं कर सकता? तो इसका मतलब मान लें कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं और एक बात कहना चाहता हूं, वो बात बिल्कुल स्पष्ट है, चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं है, वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं है। अगर मैंने अपना एकदम नेताओं की तरह आज बोल रहे हैं आपको लग सकता है, क्योंकि आप 20 दिन बाद हो सकता है आपका नाम आए लिस्ट में। आप मेरी बात को फिर गौर से सुनिएगा। मैंने कहा कि चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं है। अगर मुझे चुनाव लड़ना ही होता तो पिछले 22 सालों में कई बार ऐसे मौके आए जब कई राजनीतिक दलों की तरफ से मुझे हिंट किया गया कि आप हमारे साथ जुड़िए, और मैंने जुड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि उस राजनीति के साथ जिस तरीके के प्रतिबिंब बनते थे, वो प्रतिबिंब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सुधांशु मित्तल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक सवाल और उसके बाद मैं चाहूंगा आपको कोई सवाल हो आप आशुतोष से पूछ सकते हैं। आप ऐसा कौन सा काम टीवी पत्रकार रहते नहीं कर पा रहे थे आशुतोष? सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, खामियों के खिलाफ, जो भी व्यवस्था में कमी होती है, आम आदमी के पक्षधर होने की जो बात होती है, आप टेलीविजन पत्रकार रहते हुए कर सकते हैं। फिर ऐसा कौन सा काम वहां कर नहीं पाए जो आपको लगा आम आदमी की टोपी पहनकर आम आदमी पार्टी में शामिल होकर आप करेंगे? मुझे लगता है कि ये टेलीविजन अपने आप में बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा संदेश को पहुंचाने का बहुत बड़ा माध्यम, लेकिन खुद जमीन से जुड़कर लोगों की व्यथा को सुनना, उनके हिसाब से अपने, जैसे बहुत सारे पत्रकार थे जो
दिल्ली के चुनाव के पहले तक उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि दरअसल हिंदुस्तान इतना ज्यादा बदल गया है। और वो बार बार कहते थे कि 2 से 4 सीटें लेकर अगर आम आदमी पा जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन जब पिटारा खुला तो 28 सीटें आ गई। इसका मतलब 28 सीट आ गई, इसलिए आपको लगा कि अब मौका है, चूंकि जो हवा तेज चल रही है इसलिए उस हवा के साथ आ जाए। अजीत जी, मैं अगर खुद आपकी जगह होता, मैं खुद एंकरिंग कर रहा होता, अगर आप मेरी जगह होते तो मैं आपसे पहला सवाल यही पूछता। यह सवाल बहुत वाजिब सवाल है जो किसी भी पत्रकार को, किसी भी एक ऐसे शख्स से पूछना चाहिए जो 23 साल का अपना करियर छोड़कर और राजनीति के अंदर आता है, और यह साफ आरोप लगाना चाहिए कि आप दरअसल लोकसभा चुनाव में टिकट की लेकिन लालच की वजह से जवाब दीजिए ना। अब मैं जवाब दे रहा हूं, इसलिए मैं आपके सवाल का स्वागत करता हूं, और मुझे लगता है कि अगर आपने यह सवाल पूछकर अपने पत्रकारीय धर्म का निर्वाह किया है। लेकिन मैं दूसरा सवाल करना चाहता हूं। लेकिन आप जवाब नहीं दे मेरा सवाल यह है कि क्या किसी पत्रकार को राजनीति में आने का हक नहीं है, और क्या राजनीति सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ने का ही खेल है? इस देश के अंदर बड़े बड़े पत्रकारों ने लोकसभा का चुनाव लड़ने से अपने लड़ा है और जीते भी हैं। जीते भी एक बार से लेकर संतोष भारतीय तक लड़े हैं और जीते हैं। लेकिन सबकी कोशिश ये होती है कि पिछले दरवाजे से काश मौका मिल जाता तो बहुत अच्छा। नहीं, लेकिन जीते भी हैं। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन चलिए उस जवाब पर फिर आएंगे, चूंकि मैं चाहता हूं कि बाकी लोग भी सवाल करें। सुधांशु मित्तल जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हम भी कई दिनों से आपसे लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कुछ पूछना चाहते हैं, बात कर सकते हैं आशुतोष से। नहीं तो मेरे पास पूछने के लिए आपके पास बहुत सवाल है आपके लिए। आशुतोष जी, सबसे पहले राजनीति में आपका स्वागत। बहुत बहुत अच्छा है कि अभी तक तो हमें कटघरे में खड़े करते थे, अब कुछ जवाब आप देंगे। बिल्कुल। लेकिन आपका भविष्य उज्जवल रहे राजनीति में, मेरी शुभकामनाएं और बहुत स्वागत जी। अभी आपने कहा भाई टोपी इसलिए उतार दी क्योंकि टोपी के साथ उत्तरदायित्व आता है, और शायद अभी उतनी परिपक्वता नहीं है इसलिए मैंने टोपी उतार दी। क्या इसी वजह से आज अरविंद केजरीवाल टोपी नहीं पहने हुए हैं? आज 3-4 दिन से लगातार मैं देख रहा हूं उनकी टोपी गायब हो गई है। शायद ये एहसास हो रहा है क्या उनको कि जिस परिपक्वता के साथ उनको ये प्रशासन चलाना चाहिए था, या जो सोच के आए थे वो नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई इसलिए टोपी उन्होंने भी उतार दी क्या? चलिए जवाब दें, उसके बाद मैं अखिलेश प्रताप सिंह के पास आऊंगा। देखिए, मैं सुधांशु जी की बड़ी इज्जत करता हूं, बड़ी कद्र करता हूं, एक राजनेता होने के नाते और साथ ही साथ व्यक्ति के तौर पर भी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो ये बात कहना चाहता हूं कि उस टोपी की काबिलियत, उस टोपी पर आज बहस हो रही है, ये इस बात का प्रतीक है कि वो टोपी कितनी बड़ी है, उसने किस तरीके से इस देश की मानसिकता को बदलने का काम किया है, और साथ ही साथ बीजेपी को भी बदलने का काम किया है, क्योंकि बीजेपी भी अब टोपी पहनने लगी है। जो पहले दूसरों को टोपी पहनाया करते थे, अब खुद टोपी पहनने लगे हैं। ये उस टोपी का कमाल है जो उसने दूसरे के सिर की टोपी पर पहनाने के बाद किया है। और जहां तक अरविंद केजरीवाल का है, मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल को इस बात का प्रमाण देने की जरूरत है। सुधांशु जी, मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल को इस बात का प्रमाण देने की जरूरत है कि अब उन्हें यह साबित करना है कि जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व का बोझ उनके सर पे है या नहीं है। मुझे लगता है जिस तरीके से वसुंधरा राजे उनकी नकल कर रही हैं, और जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री उनकी नकल कर रहे हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नकल कर रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि वो ऑलरेडी जो है एक ऐसे आइकॉन के तौर पर कन्वर्ट हो गए हैं जो दरअसल उनकी लोग नकल किया कर। चलिए हमें रोकना होगा। सुधांशु मित्तल जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? उसके बाद अखिलेश जी के पास आएंगे, अखिलेश प्रताप। सुधांशु मित्तल जी, ये तो सवाल सही है कि अचानक कल भगवा टोपी पहनकर बीजेपी के नेता आए, मोदी फॉर पीएम, बीजेपी लिखकर टोपी की नकल, टोपी से टोपी का मुकाबला, टोपी से वो तस्वीरें हमने देखी, और उसके बाद विजेंद्र गुप्ता राजघाट पर भगवा टोपी में थे, शाम को हमारे स्टूडियो में टोपी उतार कर आए। तो ये टोपी युद्ध भी हो रहा है एक तरह से, और टोपी की नकल भी कर ली आपने आम आदमी पार्टी की। लेकिन सवाल उठता है, टोपी पहनकर मोदी को पीएम नहीं बना सकते आप? टोपी मानते हैं ना कि टोपी जो है वो उतारना जो है उसका पर्पस ये नहीं हो सकता जो आशुतोष जी भी कह रहे हैं। अच्छा छोड़िए, अभी तो इन्होंने कहा कि भाई उनकी चीजों को देखते वसुंधरा जी ने जो है वही कॉपी कर लिया, वसुंधरा जी ने अपनी सिक्योरिटी कम कर दी वगैरह। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं प्रश्न, क्या केजरीवाल जी के पास सिक्योरिटी है या नहीं है? क्योंकि एक जहां अगर हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, ताकि फिर मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। आशुतोष जी, उन्होंने सिक्योरिटी है या नहीं है, ले रखी है या नहीं ले रखी है, बताइए। सुधांशु मित्तल जी, जब मैं एंकर के तौर पर आपसे सवाल करता था हाँ या ना में जवाब दीजिए, तो आपने कितने बार हाँ या ना में जवाब दिया था? सुधांशु, तो हाँ या ना में जवाब देता हूं जब हाँ या नहीं, आपने नहीं दिए थे। चलिए आप नहीं देंगे, मैं एक चीज दिखा दूं, एक चीज दिखाता हूं। जी जी, देखिए एक चित्र है, ये चित्र सारे जो है अरविंद केजरीवाल जी के साथ ये व्यक्ति है इसके हैं। ये देखिए यहाँ पे है, ये 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 यहाँ सारे चित्र हैं। जानते हैं व्यक्ति कौन है?
ये व्यक्ति सुरक्षा कर्मी हैं जो इनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। मैंने कोई सुरक्षा नहीं ली, लेकिन हर मौके पे चाहे वो ये देखिए पहला चालू करिए। अच्छा सुधांशु जी, जिस समय अभी सेशन चालू हुआ और एलजी के साथ जा रहे, सुधांशु जी काफी रिसर्च कर रखा है आपने केजरीवाल की सुरक्षा पर, इतनी तस्वीरों के साथ काफी रिसर्च कर रखा है। इसका मतलब आप पूरी ताकत आपने केजरीवाल के पीछे रिसर्च टीम लगा दी है। ये फोटोग्राफर आपका था या अखबारों से आपने इकट्ठा किया? ऐसा तो नहीं कि कोई फोटोग्राफर भी लगा दिया सारे सुरक्षा कर्मियों की तस्वीर खींचकर? अजीत जी, सारा विषय क्या है? संकेतवाद और प्रतीकवाद, उसकी बातें करना बहुत आसान होता है जी। असलियत आपकी संकेतवाद से अगर नहीं मिलेगी तो जनता में आपके प्रति अविश्वास आएगा। चलिए उस अविश्वास की बात करेंगे कि जब नई शादी होती है। सवाल खड़ा किया है सुधांशु जी, आइए हम दोनों मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब नई शादी होती है तो नई शादी में पहले मनाया जाता है, फिर समझाया जाता है, फिर जो है आगे की बात मत बताइएगा अभी कम से कम आप। तो अभी तो हम बनाने के लिए आपको चीजें बताएंगे। चलिए सुधांशु जी, मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं, आइए हम दोनों साथ निकलते हैं। पहले अरविंद केजरीवाल के घर जाते हैं और उसके बाद नरेंद्र मोदी के घर पे जाते हैं और देखते हैं किसके यहां सुरक्षा है, किसके यहां सुरक्षा नहीं। तो यहाँ खतरे का भी सवाल है आशुतोष। नरेंद्र मोदी को जितना थ्रेट है केजरीवाल का नहीं है, इसलिए तुलना करना शायद गलत होगा। मोदी की रैली में पटना में इस तरह से धमाके हुए, इसलिए दोनों की सुरक्षा का जो थ्रेट परसेप्शन है वो दोनों अलग है। लेकिन चलिए एक बार हम अखिलेश प्रताप सिंह को इसमें शामिल करेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह, बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं लगातार आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, सारे लोग टोपी पहनकर आम आदमी हो रहे हैं। आशुतोष भी आज आम आदमी हो गए, कल तक टीवी के बड़े पत्रकार थे, एंकर थे, और 50 बार कम से कम आपने इनके सवालों का सामना किया होगा, झेला होगा, कभी आप परेशान भी हुए होंगे, कभी टारगेटेड भी महसूस किया होगा। बहुत सारे लोग आज आम आदमी हो रहे हैं। एक तरह से आम आदमी की तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ आने की कतार बहुत लंबी है, कांग्रेस के दरवाजे पर कोई जा नहीं रहा है। पहले आशुतोष जी का हम स्वागत करते हैं और नई जिंदगी में इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक दिन इन्हें महसूस होगा कि गलत पार्टी में ये चले गए हैं। अभी नहीं, एक दिन महसूस होगा। दूसरी बात, जो टोपी की बात कर रहे हैं, नकल करने से अकल नहीं आती है। गांधी टोपी, कांग्रेस की टोपी लगाने के बाद अपने आप ये एहसास होता था कि ये कौन है। इन्हें वो टोपी पहन के लिखना पड़ता है टोपी के ऊपर कि मैं कौन हूं। बीजेपी को अपनी टोपी पहन के लिखनी पड़ती है कि ये कौन है। दोनों में फर्क ये है, ये स्वयंभू अपने आप को बताते हैं कि ये कौन है, और कांग्रेस या कांग्रेस के नेता जब ये टोपी पहनते हैं तो उनकी विचारधारा से वो पहचान ले जाते हैं। ये टोपी में अंतर ये है। लेकिन आपने टोपी छोड़ दी ना सर, गांधी टोपी आपने छोड़ दी, इन्होंने आम आदमी की टोपी पहनते हैं। जब हम लोग नहीं, हम लोग दिखावे के लिए नहीं पहनते हैं, सेवा दल के हम लोग मार्केटिंग, हम लोग मार्केटिंग और पैकेजिंग के लिए नहीं पहनते हैं। बड़े बड़े मार्केटिंग जगत के लोग इनके यहाँ ज्वाइन किए हैं, वो तरह तरह की स्ट्रेटेजी जानते हैं मार्केटिंग की। हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल चीजों के लिए पहनते हैं, और वो है। और उसको पहनने के बाद आदमी जान जाता है ये कौन है। इन्हें लिखना पड़ता है टोपी के ऊपर कि ये कौन है। हाँ, तो आम आदमी लिख रहा है ना, लिखा। आज तो जवाब तो आपको देना चाहिए, मैं आपकी तरफ से जवाब दे रहा हूं उनको। ठीक है, अब आम नहीं। दूसरी बात अभी कही गई, जो व्यक्ति इस पार्टी से और केजरीवाल से नैतिकता और क्रेडेंशियल्स और मॉरलिटी की उम्मीद करे तो हम कहते हैं अभी वो उसके ऊपर पर्दा है, थोड़े दिन में हटते दिख जाएगा। थोड़े दिन में पर्दा दिख जाएगा। लेकिन सवाल अन्ना जी के साथ से लेकर के अन्ना जी के साथ से नहीं मेरी बात हो जाने, अन्ना जी के साथ से ओथ लेने तक जो कस्में वादे क्या क्या किया, सबको वापस किया, सबको डिच किया। हम उस पर जाना नहीं चाहते हैं। आज इनकी चढ़ी हुई है तो बुरी कम चीजें, निगेटिव चीजें नहीं दिखती हैं। चलिए, तो आपने ये कम से कम मान लिया कि आज इनकी चढ़ी हुई है, आपकी उतरी हुई है। इनके देखिए अजीत जी, दरअसल नहीं, हमारी उतरी हुई नहीं है। अखिलेश जी, हमारी उतरी हुई नहीं है। दिल्ली ये सिर्फ 28 विधानसभा में कांग्रेस की कभी उतरी नहीं है। अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं। जी, सही बात है। 70 सीट में 8 ही सीट तो मिला, इतना कम भी नहीं है। 70 में 8 कम नहीं, 10% सीट तो मिली। सही बात है।
बुरे दिन तो आते रहते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि 30-28 राज्यों में बहुत से नए नए दल गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में सर। कांग्रेस तो शाहसवार है। आशुतोष मैं आपके पास आऊंगा, उनके आरोपों का जवाब दीजिए, लेकिन सुधांशु जी आपके पास आ रहा हूँ। कर रहे हैं, वक्त बताएगा। जी जी वक्त बताएगा, लेकिन एक बात आशुतोष ये कही जा रही है, कुछ दर्शकों के भी सवाल है लगातार। एक मिनट आ रहा हूँ अखिलेश जी, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप जब चैनल में थे तब भी जो 3 साल से जो आपकी भूमिका थी, जिस ढंग से कवरेज कर रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि आप आम आदमी पार्टी के सिंपैथाइजर, विचारक, फिलोसफर, फ्रेंड की तरह कवरेज कर रहे थे। किसी ने तेजस रावल है, उन्होंने लिखा है कि आप पहले ही आपसे मिलेंगे। अंजुम जी, मेरी एक बात रह गई अंजुम जी। जी एक मिनट इस सवाल का जवाब लेता हूं, उसके बाद आता हूं। जी आशुतोष। देखिए, मुझे 23 साल पत्रकारिता करने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी ईमानदारी और अपनी इंटीग्रिटी के बारे में इस तरीके का जो सवाल है उसका जवाब देना भी चाहिए। लेकिन चूंकि सवाल पूछा गया है, इसलिए इसका जवाब मैं निश्चित रूप से दूंगा। और सवाल, उसका जवाब सिर्फ इतना सा ये है कि एक अच्छा प्रोफेशनल वो होता है जो अपनी व्यक्तिगत पसंद और नापसंद को अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में उस पर नहीं ढांपने देता है। अगर वो ढांपने देता है, अगर ओवरलैप करने देता है, तो वो प्रोफेशनल नहीं है। और मैंने एक पत्रकार होने के नाते और एडिटर होने के नाते, यस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं सहानुभूति रखता था इनके विचारों के साथ। और मुझे लग रहा है आपके कवरेज में दिखता था या नहीं? मुझे लोगों को दिखता था, लोगों का दिखता था। तो देन फिर आप पूरी की पूरी मीडिया इंडस्ट्री को भी आप उसके लिए ब्लेम करिए। लेकिन दिखने के बाद अगर आप पार्टी में शामिल होते हैं तो आप एक्यूज किए जाते हैं। बिल्कुल। एक होता है कि आपकी किसी से सिंपैथी है, लेकिन एक होता है सिंपैथी होना और उसके बाद खुलकर उस पार्टी में शामिल होना। क्योंकि पहले भी ये आरोप आशुतोष लगे हैं समय समय पर, पहले भी अतीत में संपादक हुए हैं जो संपादक थे, कांग्रेस से प्रॉक्सिमिटी थी, अचानक किशनगंज से या किसी इलाके से आगरा से चुनाव लड़ गए। उन पर इल्जाम लगा कि जब तक वो संस्थान में थे तब भी कहीं न कहीं सिंपैथाइजर थे। तो संस्थान में सिंपैथाइजर होना और खुलकर चुनाव लड़ने के लिए कुछ दिन बाद चुनाव मैदान में आना, दोनों में फर्क है। और कहीं न कहीं क्या पत्रकारिता नैतिकता पर सवाल खड़े होते हैं, ये दर्शकों की तरफ से भी सवाल। निश्चित रूप से ऐसे किसी भी पत्रकार को, अगर पत्रकार होने के नाते अगर हम किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट के बाद जज के किसी पद पर आने के बाद अगर उससे सवाल खड़े करते हैं, तो किसी पत्रकार के से भी यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, और क्या आपने पत्रकार रहते हुए उनका फायदा पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। अपने आप में बहुत नैतिक सवाल है। लेकिन यह भी देखना चाहिए कि किस व्यक्ति पर यह आरोप लगाया जा रहा है, उस व्यक्ति की पत्रकारिता या उस वक्त का जीवन कितना ईमानदार रहा है या ईमानदार नहीं रहा है। ईमानदार का मतलब मैं दरअसल उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आज जो लोग मीडिया के अंदर आकर अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं और ये कह रहे हैं कि जो देश के अंदर जो बदलाव आ रहा, तो वो तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ, मैंने 3 साल पहले जो समाज के अंदर आते हुए बदलाव को देखा था, वो अंत में आज सही साबित हो रहा है। और आज टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा अखबार लिखता है, इट्स अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन ऑफ एपिक प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर वो एक अलग चीज है, सच्चाई को पकड़ना, वो एक अलग चीज है। वो सच्चाई को पकड़कर सुधांशु आप कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद आपको सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु मित्तल। एक आशुतोष जी एक चीज का जवाब दीजिए। बिल्कुल। क्या यह सच नहीं है कि आप दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले हैं? मुझे पुख्ता जानकारी है कि आप जो है दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए इसको छोड़ के आए हैं। अब देखिए, नेताओं वाली बात नहीं करिएगा। अभी तक तो आप वही बात करें कि देखिए मेरी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन हाँ ये आप हाँ या ना में या जो भी आपको स्पष्टीकरण करना है करिए। आप ये तय हो गया। अब आप एंकर की तरह लंबे सवाल मत करिए, चलिए। देखिए सुधांशु जी, मैंने आपको जवाब दे दिया। मैं राजनीति में भी इंटर्न हूं, इसलिए कैसे राजनीति की जाती है, कैसे तीखे सवालों के जवाब दिए जाते हैं, ये मुझे अभी नहीं मालूम है। मैं जब उतना परिपक्व हो जाऊंगा तो आपकी तरीके से ऐसे सवालों के जवाब उसी परिपक्वता के साथ दूंगा। आज तो मैं इतना ही कह सकता हूं एक इंटर्न और ट्रेनी होने के नाते कि भाई मेरी प्राथमिकता पर चुनाव लड़ना नहीं है। अखिलेश जी जो मतलब निकाला, और आपका सोर्स कौन है ये तो मैं अखिलेश प्रताप आप भी कुछ कहना चाह रहे हो। वैसे आशुतोष जी कह रहे एकदम मंजे हुए नेता की तरह करें, 15 दिन बाद 20 दिन बाद इनका नाम होगा, फिर हम पूछेंगे। चलिए अखिलेश प्रताप आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, सुनिए, आशुतोष जी भी वही केजरीवाल के सारे शब्दों को रिपीट कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, आशुतोष जी भी केजरीवाल के उन सारे शब्दों को हूबहू स्वतः स्फूर्त रिपीट कर रहे हैं जो केजरीवाल सोशल वर्क करते हुए समाज को, राजनीति को ठीक करने के लिए, राजनीति से दूर रहते हुए समाज को, करप्शन को, पॉलिटिक्स को ठीक करने के लिए सिर्फ आए थे और राजनीति में आ गए। अच्छा, ये बताइए, लड़ गए
और कस्में खाने के बाद मुख्यमंत्री भी बन गए। तो ये अगर कह रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं? ये वही कह रहे हैं। क्या कांग्रेस हाईकमान जो कहते हैं वो आप रिपीट नहीं करते? हाईकमान इनके केजरीवाल है। उसी पार्टी बोल रहे हैं, हो सकता है अखिलेश जी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई ना हो जाए। उसी पार्टी की अखिलेश जी जो बात कह रहे हैं वो अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ बात कर रहे हैं। दरअसल इनके नेता राहुल गांधी का कहना है कि मुझे आपसे सीखना चाहिए। जयराम रमेश का कहना है कि उन्हें आपसे सीखना चाहिए। और अखिलेश जी अगर अभी मजाक उड़ाएंगे तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अखिलेश जी, राहुल गांधी ने भी कहा सीखना चाहिए। चलिए हम ब्रेक का वक्त है।